and press conference that Amit Shah is currently holding? সম্মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত শাহজি, আপনারা জানেন যে বিধানসভা ভোট 2026-এর প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গে আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় অমিত শাহজি। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761।
उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है, मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या? वो आशंका आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाए। बहुत लंबे समय के बाद, जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची, किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर ये गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। और दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद
व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बंगाल के अंदर आधुनिक खेती के लिए कोई संगठित प्रयास विगत 50 साल से नहीं हुआ है। मां गंगा की कृपा जो कांप को ढोकर लाती है और पानी की उपलब्धता है, इसी के आधार पर यहाँ का किसान खेती करता है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि किसान की खुशहाली के लिए यहाँ के सारे परंपरागत क्रॉप है, इसके बड़े रिसर्च सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे। चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे बंगाल की मालदा की मसूर आम हो, पान हो, इस सभी के लिए इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए। मित्रों, हमने अपील की है कि आप परिवर्तन करिए। बंगाल के मतदाताओं को अपील की है। परिवर्तन का मतलब एमएलए बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री बनाना नहीं। परिवर्तन का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ न हो ऐसी सीमाएं बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को पूर्णतया मुक्त कर देना, रंगदारी और सिंडिकेट राज समाप्त करना, विकास की तेज रफ्तार, उद्योगों के लिए लाल जाजम बिछाकर उनका स्वागत और इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगारी को आगे बढ़ाना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और संसाधन जुटाकर इसको जमीन पर उतारना, कानून का राज प्रस्तापित करना, कैडर के राज से बंगाल की जनता को मुक्त करना और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव मुक्त कर देना। मित्रों, हजारों हेक्टर भूमि अनधिकृत एंक्रोचमेंट में है। हम आसाम की तर्ज पर बंगाल में भी अनधिकृत एंक्रोचमेंट पर बहुत बड़ा ड्राइव चलाकर ये जमीन को बंगाल के विकास के लिए हम मुक्त कराने का काम करेंगे। यहाँ पर धार्मिक उत्सवों पर हमले की जो परंपरा बनी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, कोई इस पर हमला न कर पाए, वो सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा ये पूरे प्रचार अभियान में
नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है। और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भय मुक्त होकर मतदान करिए, अपनी इच्छा से मतदान करिए और मतदान में रेगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। पुराने चुनाव भूल जाइए, आने वाले बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और फिर से एक बार अंत में पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। ধন্যবাদ। প্রশ্নোত্তর মৌমিতা চক্রবর্তী, জি 24 ঘন্টা। सर, सेकेंड फेज में ऐसा बहुत सारा केंद्र है जहाँ पे नॉर्थ 24 परगना या फिर साउथ 24 परगना, जहाँ से लड़कियों का पाचार का घटना बहुत ज़्यादा सुनाई देता है और माइनर एजेस लड़कियों। तो इस बारे में मतलब क्या व्यवस्था लिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आई तो? देखिए, ये मुझे कोई आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर कर भी दिखाया है। और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। মৌপিয়া নন্দী, কলকাতা টিভি। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ? नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। Sir, दो सवाल. Do you see, sir, this, and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented? And also, do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा देखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं, देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है। इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी।
আমি যার নাম ডাকছি এবং তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভির। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की ममता जी कोशिश का है। मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। বিপ্রশ্রী, आनंदबाजार पत्रिका। भाई ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। Good morning, sir. You were in the state for last couple of days before the election. On that basis, अरे यार कपल ऑफ डेज नहीं, 14वां दिन है आज। 14th day. भयानक तरीके से रिड्यूस करते हो यार। Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result, you. बैठ जाओ। ये अभिषेक जी की भाषा है, मैं ना इसका जवाब दे सकता हूं ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया, वो बोलते रहते, समाज में कई प्रकार के लोग होते। अंजना ओम काश्यप, आज तक। गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहां एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। सब्यसाची, जुगशंकर। सर, पहले दफ़ा जो मतदान हुआ है इसमें आप लोग दावा कर रहे हैं कि 110 के ऊपर जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है ये एसआईआर के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इसके विषय में आपको क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं कहना है, सबको जो भरोसा है वो बताना चाहिए जनता को। जनता को किस पर भरोसा करना वो जनता तय करे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार, क्यों ममता दीदी जैसा करते होता? गृहमंत्री करता हूं मैं जी, आप अलाउ करें तो दो छोटे सवाल हैं मेरे। पहले ही बात तो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी कितना वायलेंस होता था यहाँ पे, पिछले लोकसभा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त है, वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ। बंगाल में तभी वायलेंस हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या उल्टा लटका कर सीधा करने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है
कि आमतौर पे बंगाल में बहुत सारे एनालिस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष वोटर बनाम महिला वोटर्स, यूथ बनाम बुजुर्ग। क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों का जो फीडबैक है वो काम कर एक रहा है? मुश्त होकर बंगाल के सब आयु वर्ग के, सब जेंडर के और सब हिस्सों से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से प्रेसिडेंसी में घूम रहा हूं, 3 दिनों से। मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंसी इस बार नॉर्थ बंगाल से आगे रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी, निशांत कुमार, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली से। आपने कहा कि इस चुनाव में प्रथम चरण में अभी तक कोई भी हत्या नहीं हुई, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ जगहों पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। सेकंड चरण में ऐसा ना हो ताकि जनता जो है और भी भरोसे के साथ भाजपा को वोट कर सके, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग को मिलने वाला है। दूसरे चरण की व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए हम चुनाव आयोग को हमारे सुझाव देने वाले। पीछे दे दो भाई, सेकंड रो में। अमित जी, आपने कहा कि आप 14 दिन से यहाँ पे हैं, शायद और 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। पहली बार जो बंगाल में आपने इतना दिन बिताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 ऐसे कुछ अनुभव आपका पास हुआ है जो पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल है, जो आप अगले अपने पूरे जीवन तक याद रखेंगे बंगाल के बारे में, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल 3 अनुभव। देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता, वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माता जी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये मेरे जीवन का बहुत है। वो भी एक ऐसी ही माता जी ने भेंट किया हुआ है। और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है। जब इतनी बूढ़ी माँ आशीर्वाद देती है कुछ नहीं होता। विकास वादौड़िया, एनडीटीवी। हाथ खड़ा कीजिए। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर। जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी बकायदा जांच होती है। एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है, और बंद होने के बाद आगे न हो इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। शेष प्रश्न अमित कुमार, टाइम्स नाउ। अमित भाई, अब तो पहले चरण का मतदान हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार ममता ये कह रही थी कि जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मैं एक एक अधिकारी को पहचान रही हूं, नजर रखी हूं, उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए। कोई कुछ नहीं मानता है अमित तेरे अलावे।
यहाँ कुछ नहीं बचा है, दिल्ली कहाँ आएंगी? अब मैं क्या जवाब दूं? भले आदमी बोलो। चलो, आपने ये कहा है कि पहले चरण में आपके 110 आएंगे, पिछले बार आपके 57 आए थे। तो अमित भाई, इन 5 सालों में क्या बदला है कि डबल नंबर की आप बात कर रहे हैं? ढेर सारा काम हुआ है। पहले तो मैंने जो कहा कि भय मुक्त मतदान हुआ है, जरा भी इंटरप्शन नहीं हुआ है, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी भी चरम पर पहुंची है। और ये 5 साल में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर जो गंभीर सवाल लगे हैं, इसने सारी माताओं बहनों को एक प्रकार से लामबंद कर दिया है, और हम भी सीखे हैं काफी कुछ। तो मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। नीरज फ्रॉम जी न्यूज। ईशान, एक सेकंड। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि बंगाल के जनता को आप पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बारे में कोई आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि कल से सौमित्र खान जी समेत भाजपा के कुछ नेता ऐसा आशंका प्रकट किए हैं कि कुछ ईवीएम बदलने की कोशिश किया गया है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हमने वो आशंका को चुनाव आयोग के सामने रखा है। मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पूरी जांच पड़ताल करेगी। नीरज जी, जी न्यूज। अमित जी, कोलकाता के आसपास के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारे घर खाली मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पहले बांग्लादेशी रहते थे, अब वो लोग छोड़कर यहां से चले गए हैं। तो ये चुनाव की आहट से पहले ही बहुत सारे घर खाली हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहां लोग कहते हैं कि अभी घुसपैठ है, लोग रह रहे हैं, और बड़े ऑर्गेनाइज वे में घर मकान बसाने का काम किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद इनको सबको चिन्हित किया जाएगा और बारी बारी से सब खाली कराया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारी पहले नंबर की प्रायोरिटी है बाढ़ पर सीमा का जो छिद्र है वो भरकर सीमा लगाना, एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करना, घुसपैठियों को गलत पहचान पत्र बनाने वाले अफसरों को चिन्हित करना, और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाना। ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। चलिए भैया, धन्यवाद। आप खींच कर आप लोग सवाल बना रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबाई के धन्यवाद। All right, so this was in fact the press conference that was being conducted by the Union Home Minister Amit Shah. Now, this press conference, remember, comes just a day after the first phase of the West Bengal elections were conducted. There was a record voter turnout of around 92%. That was in fact recorded by the authorities, and there were a host of issues that the Home Minister actually spoke about. He said that women's safety is the priority of the BJP, and asserted that West Bengal voters have signaled a desire for change. Let me go across to my colleague Rumi Mishra for more on this. Rumi, this was a press conference that had a significant impact because the Union Home Minister has in fact stated the priorities for the BJP government. He stated that the voters of Bengal in fact have signaled for a change in the state. Just statement from the Bengal, from Home Minister Amit Shah in West Bengal. He stated that he sees a tsunami of support for the Bharatiya Janata Party. He said that the Bharatiya Janata Party is set to go from 3 seats in the Bengal Assembly to winning the Bengal polls. He stated that, Bengal has voted in support of the BJP, and his campaigning for the past 14 days will not go to waste. Home Minister Shah also hailed the record voter turnout. As you very nicely pointed out, Shivani, Bengal has
reported highest voter turnout in the past, the last being 2011 when the voter turnout was 87%, but now it's over 93%, Shivani, which of course comes in light of the revision of the electoral rolls in the state. Now we see that Home Minister Amit Shah has also stated that the BJP in phase 1 of the Bengal polls that were conducted yesterday, out of 154 seats, the BJP is set to win 110 or more seats as researched by the BJP's team yesterday. So yes, the BJP has put out its own exit poll of sorts, stating that it will win over 110 seats and that Mamta Banerjee can say whatever she wants, but this is the fact that the people of Bengal have voted for BJP. He also stated that he will put an end to syndicate Raj in Bengal. Businesses will not have to pay extra taxes that are useless. He also stated that the next chief minister in Bengal, and I'm quoting him right here, Shivani, this was a very interesting quote that came from the Home Minister. He stated that the next chief minister of Bengal will be someone born on the soil of Bengal, someone who studied in Bengali medium schools, someone who has lived in Bengal, someone who has worked with the people of Bengal, but it will not be Mamta Banerjee's nephew. Yes, he stated that he will not be Abhishek Banerjee and that the BJP's main priority as soon as they come in power will be women's safety in the state. He has reference to the RG Kar rape case, the Sandesh Khali incident, and he also stated that women's safety will be the main priority for the Bharatiya Janata Party in Bengal. Young women will be safe as soon as the BJP makes its entry into the Bengal Assembly. In fact, he stated that after the results get announced on the 4th of May or the 5th of May is when, even at midnight, even at 1 a.m., a young woman can go out on the streets, ride a scooty without fearing goons who will be on the lookout for harassing them. He stated that all these goons will be dealt with and no other cases like the RG Kar rape case or the Sandesh Khali incident will be repeated in the West Bengal as soon as the Bharatiya Janata Party comes into power, and he has expressed his full confidence that the BJP is going to win. He's also stated that measures will be strictened against infiltration in the state. Home Minister Shah in fact went on to state that the borders will be secured in West Bengal, something that has been apparently overlooked by the current government according to the BJP. Remember, Shivani, this is also a topic of contention between the two sides, where Mamta Banerjee goes on to say that there are no infiltrators, but the SIR data that we have seen and the BJP's continuous remarks against the TMC, they say that Bangladeshi people are time and again allowed to enter the borders, in fact West Bengal through the borders, and that the BSF cannot do anything as long as the state's government does not give them permission to do so. So yes, there has been a lot of discussion about infiltration in the state as well. We've seen the same discussion go on in Assam before Himanta Biswa Sarma's government took over in the state from Congress last time, and now the same topics have been brought up in West Bengal, with the BJP and the TMC both sides claiming that they will win these polls. These are very crucial polls, remember, Shivani. Another topic that they also spoke about is Jhalmuri. Funnily enough, Prime Minister Modi has stopped his convoy at several times. Sometimes he's seen taking some boat ride in the Ganga, in the Hooghly River in Kolkata's Havda area, or sometimes he's seen eating jhalmuri, and the TMC has said that this is all politics that the Prime Minister is doing to in fact seem like he is connecting with the people of Bengal. Meanwhile, Home Minister Amit Shah says that if a Prime Minister of a country is enjoying jhalmuri, something that the TMC's Chief Minister Mamta Banerjee also herself does, why should it be a problem for TMC? He in fact made a very funny remark. Home Minister Shah also stated that if sometimes Prime Minister Modi ever, he will never do this, and I'm quoting him here, he said that Prime Minister Modi will never do this, but in case PM Modi ever says that vote for TMC, Mamta will backtrack and say do not vote for TMC, as the Prime Minister has said, so don't do it.
So yes, a very long conversation the Home Minister of India has just held in West Bengal, and this is coming in light of campaigning for phase 2 of the elections. You remember, Shivani, phase 2 of the Bengal polls are set to be held on 29th of April, following which on the 4th of May the result comes. 4th of May is when we will get to know if the BJP is finally taking over West Bengal, or if it's the TMC that continues its hold in the state. Yes, over to you. Absolutely, a very long press conference, but very aptly summarized over there by you, Rumi. Let me also rope in our other colleague, Renik Datta, who's joining us on this broadcast to get some more perspective on this issue. Renik, अमित शाह ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बहुत सारी बातों पे उन्होंने बीजेपी की जो इमेज है वो भी पेश की है कि बंगाल में विमेन सेफ्टी पे वो फोकस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अब एंटी इनकम्बेंसी वेव अपने सबसे हाईएस्ट पीक पे है और ऐसा लग सकता है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। रेनिक, टेक अस थ्रू ऑल दोस डिटेल्स। एकदम देखिए, कल जब पहला चरण का चुनाव हुआ था उस दौरान इस तरीके से 92% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ था। उसके बाद ही उसको देखते हुए आज गृहमंत्री अमित शाह की तरफ बीजेपी का पहला चरण का मार्कशीट पेश किया गया है, बोल सकते हैं, क्योंकि इस मार्कशीट में गृहमंत्री की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला तो एकदम स्पष्ट कर दिया गया है गृहमंत्री की तरफ से कि कल जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग बाहर आए, वोट के लिए बाहर आए, नौजवान हो, महिला हो, जिस तरीके से वोट डाले हैं, तो उसको देखते हुए बीजेपी एकदम कॉन्फिडेंट है। जो 152 सीटों में कल चुनाव हुआ है उसमें से 110 सीट बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी को मिलने वाला है, ऐसा कॉन्फिडेंस आज बीजेपी को मिल रहा है। और अमित शाह की तरफ से भी ये कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कहा गया कि इस बार जो जिस तरीके से पहला चरण का चुनाव हुआ है उसको देखते लग रहा है कि 110 सीट बीजेपी को मिल चुका है और इसके बाद जो चरण होने वाला है वो चरण पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए कठिन नहीं है। पश्चिम बंगाल ऑल राइट, आप हमारे साथ बने रहे रेनिक। इनफैक्ट जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट इज मिस्टर दिलीप घोष, द फॉर्मर बीजेपी स्टेट president. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. We just heard that press conference by Amit Shah. He stated that BJP has will in fact the voters of Bengal have shown that they want to change in Bengal. There is an anti-incumbency wave that is at its highest peak right now. देखिए, जिस प्रकार ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, सबको लग रहा था 100 सीट हम पार कर चुके हैं। कल का लोगों का मूड था और ओवरऑल जो वातावरण था, तो ये स्वाभाविक है। माननीय गृह मंत्री जी ने उनकी जो असेसमेंट के अनुसार 110 जो आंकड़ा दिया है लगभग वही है सबका आकलन, और मुझे लगता है कि ये सीट हम पक्का कर चुके हैं। और सर ये भी कहा माननीय अमित शाह जी ने कि जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने सपोर्ट दी है, क्योंकि जो वुमेन सेफ्टी है और करप्शन है, ये जो इश्यूज बंगाल को पूरे प्लेग कर रहे थे, इसके वजह से इस बार जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने अभी बीजेपी का सपोर्ट किया है। बिल्कुल सही है। पिछले 3-4 साल से बंगाल में जो घटनाएं घटित हो रही है, ज्यादातर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अमानवीय निर्मम घटना, एक डॉक्टर लड़की की बलात्कार और हत्या अजीकर में, और लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में महिलाओं लड़कियों के साथ बार बार घटना हो रही है। गाँव में, शहरों में, बीरभूम बक्सवी गाँव में 8 महिला 2 बच्चों को घर के अंदर जिंदा जला देना, इस प्रकार निर्मम घटनाओं से बंगाल के लोग व्यतीत है। महिलाएं सबसे ज्यादा चिंतित और डरी हुई है। और मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और जिला से पलायन करना पड़ा मालदा को, इससे भय का वातावरण, इससे मुक्ति चाहते हैं लोग, इसलिए महिलाएं तो सबसे ज्यादा वोटिंग की है। चुपचाप आके कमल छाप किया जी।
जी, और सर हमारे मिनिस्टर जी ने ये भी हमें बताया कि बहुत सारा जो पीसफुल वोटिंग हुआ है इतने सालों बाद, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इतने सारे स्टेप्स लिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी, और इसीलिए पीसफुल इलेक्शन हुआ ताकि लार्ज नंबर में वोटर्स आ पाए, उन्होंने वोट भी की और उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में भी बात की। सर हाँ बिल्कुल सही है, ये सारा ज्वलंत समस्याएं हैं। इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, ये जो इतना नाम काटा है ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन है, और खाली बंगाल नहीं पूरा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेशी घुसपैठिया आके यहाँ से आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के पूरा देश में जाते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, और ये जो देश में अनरेस्ट है, उग्रवादी क्रियाकलाप है, सबको अंजाम देते हैं। पकड़े जाते हैं तो मुर्शिदाबाद मालदा का ही आई कार्ड मिलता है। इसीलिए ये भी बहुत बड़ा समस्या, खाली बंगाल ने देश के लिए भी, इससे भी निजात मिल जाएगा जब ये सरकार का विदाई हो जाएगी। All right. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to Newsweek. Let me go across to Mr. Jay Prakash Majumdar, who's the TMC Vice President, who's also joining us on the broadcast. Sir, if I can get your observations regarding this press conference that Amit Shah just held, he has stated that there is an anti-incumbency wave in Bengal. That's why we saw this high voter turnout. What do you have to say on that? I will take you to 2021 scenario. The result was out on 2nd of May in 2021. Last phase of election, 8th phase election, last phase was held on 28th of April. Amit Shah ji on 28th April, after the last phase, he came out with the press conference and press that अगला बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीट लेके हम लोग बहुमत, प्रचंड बहुमत लेके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये अमित शाह जी 2021 में, और क्या हुआ आपको पता है, 2nd में ममता जी 200 पार करके दिखाया और बीजेपी रुक गया 77 में। उसका बाद अमित शाह जी लॉक स्टॉक बैरल दिल्ली चला गया, 2 साल बंगाल में आया ही नहीं, बंगाल में कोई उसका मुंह भी नहीं देखा 2 साल। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। 4 तारीख का रिजल्ट निकालने का बाद, और हम टाइम भी बता देते हैं, 2 बजे का बाद जब मोटा मोटी रिजल्ट निश्चित हो जाएगा इन फेवर ऑफ ममता बंदोपाध्याय, ऑल बीजेपी लीडर along with election commission and along with the central force, they will fly away from Bengal to Delhi or other places. Bengal will remain with the daughter of Bengal. Sir, but ye bhi, sir, in this press conference, he's also addressed this concern that the TMC was raising, that there is no person who's a Bengali who can, you know, since the BJP has not fielded a chief ministerial face. But here we had the Home Minister actually clarify that yes, there will be a Bengali who is born in Bengal, who studied in a Bengali medium school, a worker of the BJP who will lead from the forefront. बीजेपी का वो समस्या है, ये इंटरनल मैटर ऑफ बीजेपी. All right. Question is this question will not arise at all because they will not come into power. Okay. They don't have to do that such exercise. Bengal will remain with Mamata Bandyopadhyay. So then I want to understand your observations regarding why the people turned out in large numbers to in fact come out and vote. This is pro-incumbency vote as per your understanding? No. Listen, madam. I hope in your channel you will find out someone who knows up to class 10 तक जो mathematics किया, उनको काम में लगाइए. 2021 में जो 82% वोट गिरा था, 2021 80% vote. Now with new voter list, reduced number of voters, if you take into that thing, date, displace and duplicate, जो निकल जाएगा, then it will come to 92%. It's a simple mathematics. Okay. Same voters, same kind of people, same women voters. But the number of deletions are there. Accordingly, the denominator has reduced, and that's why the
percentage will be higher. Please call someone All right. जो क्लास 10 तक मैथमेटिक्स किया तब निकल जाएगा. ये बीजेपी का ये सब नैरेटिव फॉल्स है, भूल है. वो मैथमेटिक्स थोड़ा करना चाहिए इसका ऊपर. Okay. All right, sir. Thank you so much for taking out your time and for speaking to NewsX. Let me go across to my colleague Rumi Mishra for more on this. Rumi, obviously, we're seeing a lot of statements and reactions that will continue to flow in regarding Home Minister's press conference. Yes, Shivani. Well, I like to bring, the attention of our viewers to what Home Minister Amit Shah has spoken on efforts of the Bharatiya Janata Party in terms of modern agriculture in West Bengal. He stated that in the coming days, the BJP in fact has decided that for the happiness of farmers in West Bengal, the BJP and the state government, if the BJP forms a government there, that is, will be building large research centers for all the traditional crops there. He also mentioned some crops like maldas, mangoes, and rice. So he also mentioned these very special crops that West Bengal grows and stated that research centers will be built for the traditional crops in the state. He stated that Mamata Banerjee has done the work of institutionalizing corruption and that through more than 30 frauds, more than rupees 10,000 crores of corruption has taken place in Bengal. However, Shivani, I think we have Locket Chatterjee on the phone line with us, and it'd be great to take these inputs from her directly. Yes, over to you. Absolutely. Let me, in fact, go across to Locket Chatterjee, who's also joining us for more information and a reaction to this entire press conference that is being held. Ma'am, we just saw the Home Minister actually hold a press conference. He stated that this high voter turnout represents the anti-incumbency wave which is at its peak right now. What are your observations on this? देखिए, yesterday जो voting जो हुआ है उसमें historic day है वो. पश्चिम बंगाल में 92% प्लस वोटिंग हमारे लिए मतलब हिस्ट्री है. पश्चिम बंगाल का महिला, पश्चिम बंगाल का युवा लोग कल एकदम दबा के वोट दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद किया है और कल जो 152 सीट में जो वोट हुई है उससे 120 सीट प्लस भारतीय जनता पार्टी का जेब में आएंगे ही आएंगे. और हम लोग इंतजार है 4 मई का. 4 मई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार 200% बन रहा है क्योंकि जनता ऑलरेडी सरकार को लेके आ गए हैं. अभी सिर्फ 29 में जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है वो बाकी है. वो बटन दबाने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ चुका है. पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी का सरकार जा रही है. जी मैम, और बिल्कुल जब हम ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं मैम, अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने सपोर्ट दिया है नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को, क्योंकि बहुत सारा करप्शन देखा गया था बंगाल में और वुमेन्स का जो सेफ्टी इश्यूज था वो भी रेज किया था. और इसीलिए इस बार जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को चूज़ किया है. 2011 में जब ममता बनर्जी एज चीफ मिनिस्टर आए थे वो भी महिला मुख्यमंत्री थे और सब लोग महिला लोगों का ये सोच था कि महिला मुख्यमंत्री होने से सबसे ज्यादा सुरक्षा महिला लोगों को मिलेंगे. लेकिन लास्ट 15 इयर्स में सबसे ज्यादा महिला के ऊपर ही अत्याचार हुआ है. ट्रैफिकिंग में भी महिला लोगों के लिए पश्चिम बंगाल सबसे आगे है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए. तो इसमें लोग लक्की भांडार मिलने के बाद भी 21 में जो लहर दिखा था लक्की भांडार का, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ लक्ष्मी भांडार का प्रभाव नहीं है यहाँ पे. और महिला लोग पूरा नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद कर रहा है. जितने सारा स्कीम्स है प्रधानमंत्री जी का वो महिला लोग चाहते हैं कि उसका अधिकार उनका हो जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके, आयुष्मान कार्ड लेके, राशन को लेके, क्योंकि सब लोग केंद्रीय सरकार देते हैं और ममता बनर्जी इसको आने नहीं देते हैं. इसके ऊपर बहुत सारा करप्शन भी चलता है. इसलिए महिला लोग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इस टाइम में
भारतीय जनता पार्टी को सरकार को लेके आने का है। सर व्हेन इनफैक्ट मैम जब हम पूरे ये press conference को okay I believe we've lost the connection over there with Lokesh Chatterjee, but we were just talking about in fact the press conference that was held by Union Home Minister Amit Shah regarding the West Bengal elections.